फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पिछले जो लेक्चर्स थे उसके अंदर अभी तक कंप्लीट किया था। अब उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस को भी कैलकुलेट किया और पोटेंशियल डिफरेंस देखा हमने, वहाँ पे उसकी यूनिट्स और उसके जो भी डायमेंशनल फार्मूले थे वो हमने डिस्कस किए थे। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे थे या पोटेंशियल कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वहाँ पे जो यूनिट थी, चाहे वो पोटेंशियल था चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, दोनों के लिए जो यूनिट थी वो दोनों सेम थी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने जो डिस्कस किए थे पिछले आर्टिकल्स में, वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से थे। उसके बाद फिर हमने उसको सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था और वहाँ पे भी हमने ऑब्जर्व किया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उन सब का वेक्टर सम हो जाता है। जो भी वेक्टर सम नहीं, यहाँ पे अलजेब्रिक सम होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एक स्केलर क्वांटिटी है और सिंपल मेथड से उसको ऐड किया जा सकता है। तो वहाँ पे हमने सिंपली जो पॉइंट चार्जेस थे उसमें फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल, सेकंड चार्ज का पोटेंशियल, थर्ड चार्ज का पोटेंशियल एंड सो ऑन, इस तरीके से पोटेंशियल्स कैलकुलेट किए थे और वहाँ पे हमने टोटल पोटेंशियल उन सब का कैलकुलेट कर लिया था। तो ये काम तो वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब उसके बाद क्योंकि इस यूनिट के अंदर फर्स्ट यूनिट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारी, उसके अंदर हम बहुत तरह के इलेक्ट्रिक चीज़ें, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ा था एक, जब दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट टाइप के जो चार्जेस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज इक्वल है, अपोजिट साइन है, वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को, या एक जो चीज़ बनी है वहाँ पे, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वहाँ पे जो बीच में दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस को हमने नाम दिया था डाइपोल लेंथ। तो हमने डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर, उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर भी, और उसके एट एनी पॉइंट भी हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे क्योंकि हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल के अंदर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे भी हम आर्टिकल्स वो डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल, उसके बाद बाकी हम उसके बाद देखेंगे पोटेंशियल्स किस किस तरीके से होता है, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल अगर एक जैसा हो तो उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, वो सरफेस बनते हैं, किस टाइप के सरफेसेस बनेंगे, क्या कंडीशंस होंगी, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं आज की, हम नए टॉपिक्स को शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फॉर दैट लेट अस कंसीडर वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके लिए हमें एक डाइपोल कंसीडर करना पड़ेगा और डाइपोल के केस में हमें पता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, से वन चार्ज इज नेगेटिव चार्ज हियर एंड अनदर चार्ज इज से पॉजिटिव चार्ज, दिस इज से पॉजिटिव चार्ज, दीज आर द टू चार्जेस। से पॉजिटिव चार्ज दैट इज एट ए एंड जो नेगेटिव चार्ज है उसको हमने कंसीडर कर लिया एट पॉइंट बी। अब जो इन दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आएगी, इस डिस्टेंस को हमने कहा था डाइपोल लेंथ। जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बन जाती है, स्ट्रेट लाइन रहेगी, तो वो डाइपोल लेंथ। लेट यहाँ पे इन दोनों के बीच के जो एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, सो दिस इज ओ बी द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। और डाइपोल लेंथ को वहाँ पे जो हमने प्रीवियस आर्टिकल किए थे वहाँ पे हमने ए से रिप्रेजेंट किया था, तो मैं यहाँ पे भी ए से, ए पार्ट ये, तो जो टोटल डाइपोल लेंथ है वो 2a हो जाएगी। वो मैं पहले बता चुका हूँ, ए क्यों लेते हैं और 2a क्यों ले रहे हैं, हम किस तरीके से ले रहे हैं। इसके अलावा जो डाइपोल मोमेंट इसका बनेगा, से दैट इज पी वैक्टर, स्मॉल पी वैक्टर से कर लेते हैं, दैट इज डाइपोल लेंथ को अगर किसी भी चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो क्वांटिटी बनती है उसको हमने नाम दिया था डाइपोल मोमेंट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर तो कैलकुलेट करेंगे। ये तो नहीं है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कोई ना कोई, क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर जगह पे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो उसके किसी फील्ड के अंदर ही हम रखेंगे। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे देखिए, मैं भी इसी के फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं हम कंसिडर कर लेते हैं। तो फॉर दैट लेट अस कंसिडर दिस इज ए पॉइंट P। यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैं P कंसिडर कर लेता हूँ विच इज इन द फील्ड ऑफ दिस, और कोई भी पॉइंट है और इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है, से यहाँ से अगर मैं इसको ड्रा करूँ, ये पॉइंट बनता है, से दिस पोजीशन वेक्टर फॉर दिस इज R एंड दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद
इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसने कहा कि विद एंगल जो बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं, वो डाइपोल लेंथ के साथ बन रहा है, विद डाइपोल लेंथ। अब गलती कई बार क्या स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल में देखिए, कई बार एंगल जैसे थीटा कह दिया, हम ये एंगल भी बना लेते हैं, और क्योंकि एंगल स्टूडेंट्स कई बार गलती क्या कर रहे थे, इस एंगल को भी कंसीडर कर लेते हैं। यहां पे शब्द आपको ध्यान रखना है, मैंने ध्यान से सुनो, मैंने कहा था आपको कि डाइपोल लेंथ, विद डाइपोल लेंथ, और डाइपोल लेंथ की डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन है उसकी, तो एंगल भी जब उसके साथ बना रहे हैं तो जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बनता है, ये हमने बताया था, टेल से टेल कनेक्ट होगी और फिर जो उनके बीच में एंगल बनेगा वो एंगल हम कंसीडर करके चलते हैं। और यहां पे जो टेल से टेल हमारी बन रही है, वो टेल से टेल ये एंगल बन रही है, यहां पे बन रही है, ये इस डायरेक्शन में है, और पोजीशन वेक्टर को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ले रहे हैं, तो ये इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन बनेगी, जो एंगल बनेगा, सो दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू डायरेक्शंस। ये एंगल नहीं बनेगा, ये गलती नहीं कर देनी है, इसको एंगल नहीं बनाना है, हम एंगल इसको बनाएंगे। सो दिस इज द एंगल बिटवीन these two. Now let us consider this point P और A के बीच का जो पोजीशन वेक्टर, जो फर्स्ट चार्ज है हमारा, इसको फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, किसी को भी कह लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, किसी को भी मान लो। मैं यहां पे एक बार इस चार्ज को फर्स्ट चार्ज, A चार्ज को फर्स्ट चार्ज मान लेता हूं, और इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, से दिस इज द पोजीशन वेक्टर, एग्जैक्ट स्केल पे मैं बनाऊं, थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो रही है, मैं रब कर देता हूं इसको, से यहाँ पे ये जो पोजीशन इस पॉइंट से हम बनाएंगे, से दिस इज द पोजीशन वेक्टर, एंड से दिस पोजीशन वेक्टर इज R1. R1 is the position vector for this, and similarly position vector for this is R2. इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, that position vector is से ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ड्रा करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लाइव क्लासेस में इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ये पॉइंट एग्जैक्टली अगर हम ड्रा करें, सो दिस टाइप, दिस पॉइंट इज हियर, से दिस इज पोजीशन वेक्टर R2, तो ये पोजीशन वेक्टर बनेंगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट P है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालें, तो हमें पता है पोटेंशियल का जो फार्मूला है, जो पहले हम कैलकुलेट कर किया था हमने, दैट पोटेंशियल V दैट विल बी इक्वल टू, वी नोज दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड अगेन Q इज द चार्ज। यहाँ पे जो कोई भी एक चार्ज हम कंसीडर कर ले, जो पोटेंशियल बनेगा दोनों के कारण, वो हमने कैलकुलेट किया था पोटेंशियल डिफरेंस का, जब हमने फार्मूला किया था। मैं आपको दिखाऊं, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया था, ये पॉइंट चार्जेस के कारण है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते थे तो वहाँ पे सिंगल चार्ज रह जाता था, और उसमें मैंने बताया था 1/R1 माइनस 1/R2 इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों चार्ज का नेट पोटेंशियल बनेगा और वो जुड़ेगा वहाँ पे जितने भी चार्जेस होंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग करें तो चार्ज आ जाएगा हमारे पास, कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं, से Q पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। नाउ 1/R1 माइनस से 1/R2, नेगेटिव चार्ज इज देयर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है R2 के ऊपर, तो मैं माइनस साइन मैंने कंसीडर कर लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इस तरीके से हम इनको कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा देखिए सोल्व करना है हमें, इसके ये फाइनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें तो जो पता है इस फार्मूले में, वो A का पता है, यानी कि डाइपोल लेंथ का पता है, या हमें इस पोजीशन वेक्टर का पता है, जो कि OR है। OR जो वेक्टर है, इसको हमने कहा है R वेक्टर। हमें तो इस चीज का पता है, सिर्फ दो चीजें पता है, तो इसका मतलब हमें R1 और R2 को यहां पे चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नोन वैल्यू, एंड दैट नोन वैल्यू इज R। तो R की टर्म्स में हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। अब यहां पे देखिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर देखा जाए, दिस R वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन ये है, तो A एंड R1, A प्लस R1 वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, और यहाँ पे जो हम R1 कैलकुलेट करेंगे, सो वी कैन कैलकुलेट R1 लाइक दिस। यहाँ पे मैं R1 कैलकुलेट कर रहा हूं अभी, R1 दैट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर plus second vector is there, this position vector is there, that is R, that will be R square minus, क्योंकि यहाँ पे देखिए A प्लस R1 इज इक्वल टू R, देन इन दैट केस अगर हम R1 कैलकुलेट करेंगे तो ये उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन इन दैट केस दैट इज 2AR cos थीटा। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका,
एंड सिमिलरली फॉर R2 के लिए करें तो देखिए यहाँ पे अब की बार ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है यहाँ पे, और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे R2, तो यहाँ पे एडिशन आएगा एट द प्लेस ऑफ योर नेगेटिव साइन जो था, इसकी जगह पे हम सिर्फ पॉजिटिव साइन यूज कर लेंगे 2AR cos थीटा एंड अंडर द रूट, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी जो R2 की वैल्यू है वो। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे वी गेट दैट इज q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1 बाई, ये सारी वैल्यू मैं उठा के पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, a स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर माइनस 2AR cos थीटा अंडर द रूट एंड माइनस साइन विद दिस एंड 1 बाई, इसी तरीके से लंबी चौड़ी वैल्यू R2 की भी हम लिख देते हैं, R स्क्वेयर प्लस 2AR cos थीटा एंड अंडर द रूट इन दिस वे। सो इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो क्यों ना मैं इसको बार बार इस वैल्यू को लिखूं, लंबा चौड़ा बनेगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी यहाँ पे हम एक छोटा सा काम यहाँ पे कर लेते हैं, किसी एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग लास्ट में प्लस माइनस साइन आएगा, एज इट इज हम उसको फिर सेकंड में यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट हम किसी एक वैल्यू को सोल्व करेंगे और फिर उसका यूज करेंगे उस दूसरी वैल्यू के लिए, आप प्लस वाली यूज कर लेते हैं या माइनस वाली, जो भी उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक बार इसको करते हैं, पहले एक बार इस वैल्यू को हम सोल्व कर लेते हैं। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वैल्यू। यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 1 बाई, देखिए यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं, a स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर माइनस 2AR cos थीटा अंडर द रूट, ये वैल्यू है हमारे पास। अब इसको हम सोल्व करेंगे, देन इन दैट केस यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, इसका नीचे वाला पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं a स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर माइनस 2AR cos थीटा एंड रेज टू द पावर 1/2, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से और थोड़ा सा सोल्व करें तो देखिए इसमें से हम r स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, ये जो पूरी क्वांटिटी है इसमें से r स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, 1/r स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और जो नीचे टर्म्स आएंगी वो आएंगी हमारे पास, दैट इज 1, इस r स्क्वेयर की जगह पे 1 प्लस a स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर एंड यहाँ पे फिर माइनस 2a, r ऊपर था तो नीचे r रह जाएगा यहाँ पे, इंटू cos थीटा रेज टू द पावर 1/2, समवट लाइक दिस। अब यहाँ पे देखिए इस टर्म को समझते हैं थोड़ा सा, ये a स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर है, a यहाँ पे डाइपोल लेंथ हमने पढ़ी थी, डाइपोल लेंथ, और r क्या है, इस पॉइंट जो भी हमने पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया था, इस पॉइंट की दूरी है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बेसिकली देखा जाए तो, ये पॉइंट जो था हमारा इसके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो a इज मच स्मॉलर देन r, यहाँ पे मान के हम कंसीडर करके चलते हैं कि a जो है डाइपोल लेंथ है वो इससे तो पॉइंट से तो स्मॉल ही होगी, वो बाद में स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर लेंगे। अगर यहाँ पे ये कंडीशन आती है स्मॉल है, देन a/r विल मच स्मॉलर देन 1, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू तो नेग्लिजिबली स्मॉल आ जाएगी इन कंपैरिजन टू 1। तो हम क्या कर देते हैं, जो ये वाली वैल्यू है इस वैल्यू को हम कर देंगे नेग्लेक्ट। अब नेग्लेक्ट करने के बाद क्या वैल्यू आएंगी, सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, a स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर, यहाँ से r स्क्वेयर कॉमन लेंगे, r स्क्वेयर बाहर आएगा तो क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, r स्क्वेयर से 1/2 से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यूज बचेगी वो ये बचती हैं। यहाँ पे r स्क्वेयर को हमने कैंसिल किया तो r स्क्वेयर से 1/2 कैंसिल हो गया तो r बचा, तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, r की जगह पे यहाँ पे r आ गया, माइनस जो ये वैल्यू थी a/r था, r से मल्टीप्लाई होगा तो a cos थीटा, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 1 जो ये वैल्यू थी इसकी जगह पे आई हमारे पास ये वैल्यू। अब देखिए हमने जो रिजल्ट कैलकुलेट करना था यहाँ पे 1, इसको मैं थोड़ा सा एक बार लिखता हूँ दोबारा से, दैट विल बी इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 a स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर माइनस 2AR cos थीटा, ये वैल्यू आई है, उसकी जगह पे हमारे पास आया r माइनस a cos थीटा, यहाँ पे r माइनस a cos थीटा।
सिमिलरली अगर इसको थोड़ा सा इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो एवरीवेयर यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और प्लस साइन आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा r प्लस a cos theta, somewhat like this, that will be equal to q by 4 pi epsilon naught। यहाँ पे देखिए इसको जब हम लेंगे तो एलसीएम दोनों के लिए हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एंड कॉस स्क्वेयर थीटा, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी होता है तो उसकी जगह पे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ये आएगी आर प्लस ए कॉस थीटा एंड माइनस आर एंड माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आएगा, दिस माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आर कैंसिल, जो टर्म्स हमारे पास बचेंगी दैट विल बी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस a cos थीटा प्लस a cos थीटा दैट इज 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय दैट इज r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा एंड सो इस तरीके से। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास चार्ज q और यहाँ पे है 2a, q इंटू 2a। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो डाइपोल मोमेंट होता है, वो डाइपोल लेंथ को अगर चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है डाइपोल मोमेंट। सो यहाँ पे q इंटू 2a की जगह पे तो आ गया हमारे पास p एंड दिस इज cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज, जो ये फैक्टर है ये एज इट इज रहेगा, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट से पी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दिस। अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई हमारे पास कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के लिए जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट आना चाहिए, बीच में p होना चाहिए एक्सप्रेशन के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखें। अब दूसरी जो चीज़ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज आ गई हैं इसके अंदर, वो है a और r। a डाइपोल लेंथ का जो पार्ट होता है, हाफ ऑफ डाइपोल लेंथ है, यानी कि डाइपोल लेंथ का ही एक पार्ट है, और दूसरा जो फार्मूला है दैट इज इन टर्म्स ऑफ r, और बीच में जो एक क्वांटिटी है दैट इज थीटा। थीटा मीन्स एंगल इज चेंजिंग, मैंने वहां पे बताया था डाइपोल आपके पास ये है, दिस एंगल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, वो पोजीशन अगर हम पॉइंट की चेंज करते हैं तो अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल हो सकता है, वो ये कि हमने कहा था, जब आपने कैलकुलेट करवाया था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पे हमने इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर भी किया था, वहाँ पे हमने एक्सियल लाइन के ऊपर भी किया था, तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट ही करवा दिया उसके ऊपर, क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइंस के ऊपर फिर फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा पोटेंशियल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन, स्पेशल केस इसके डिस्कस करते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 होने का मतलब जो डाइपोल है, यहाँ पे डाइपोल लेंथ है, उससे एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर है। तो ये पॉइंट कौन सा होता है? पॉज ए वीडियो फॉर ए मिनट एंड राइट इनटू द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे जो आपका कमेंट सेक्शन है उसके अंदर नीचे लिखिए कि क्या होता है, ये वैल्यू क्या होती है डाइपोल, इसको क्या कहेंगे इस वैल्यू को यहाँ पे। यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन होती है, इस पॉइंट्स को हमने इक्वेटोरियल लाइन कहा था, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, इस इक्वेटोरियल लाइन हो गई है हमारे पास, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो थीटा कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 90, कोस 90 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 0, देन वी कैन राइट दिस पोटेंशियल V दैट इज इक्वल टू 0। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज 0, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज सेकंड केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री।
0 डिग्री मीन्स यहाँ पे, अब की बार ये रोटेट होके जो एंगल था वो यहाँ पे पहुँच गया, एंड दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट व्हाट इट इज नोन, क्या कहते हैं इसको, दैट इज एक्सियल लाइन। इसको एक्सियल लाइन, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए लिखने की आंसर तुरंत। दैट इज कोस 0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1। कोस 0 की वैल्यू 1, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होते ही यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ये बनता है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अब जो हमने केस डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, इसी का एक सब केस और बन सकता है, वो ये कि इफ डाइपोल इज शॉर्ट, यही हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि डाइपोल शॉर्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, ए स्क्वायर, ए विल बी स्मॉलर देन आर एंड ए स्क्वायर विल बी मच स्मॉलर देन आर स्क्वायर। सो वी कैन नेग्लेक्ट, जो ए स्क्वायर होगा दैट विल बी मच मच स्मॉलर देन आर स्क्वायर, सो वी कैन नेग्लेक्ट ए स्क्वायर इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं और नया फार्मूला हम ड्राइव कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज आर स्क्वायर। लुक एट दिस फार्मूला, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस फार्मूला, क्या अलग है जो पहले फार्मूले हमने किए थे उनसे अलग कोई चीज है इसमें। लुक एट दिस, इसके अंदर क्या कोई जो पहले पोटेंशियल के हमने जितने भी फार्मूले किए हैं ये लगभग वैसा ही है, या इसमें अभी तक जो पोटेंशियल के फार्मूले में कोई नई चीज आई है, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है आपको कि इसके अंदर कोई चीज, कोई वैल्यू नई आई है जो पोटेंशियल में पहले वाले में थी, और यहाँ पे जो पहले वाले जो भी फार्मूले हैं उससे डिफरेंट हैं। ये देखिए इसके अंदर फार्मूले के अंदर आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर देखिए कि कोई नई वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये फार्मूला है आपके लिए। कैन यू ऑब्जर्व दिस थिंग। अब यहाँ पे काफी टाइम आप लोगों ने ले लिया है, आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अभी तक जितने भी फार्मूले हमने किए हैं उन सभी फार्मूलों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर। यू कैन सी इट हियर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अभी तक जितने किए उन सब में आर था और यहां पे आर स्क्वायर है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब फिर वही बात आती है कि सर क्या ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि अभी तक तो जो फार्मूले हमने किए थे उन सब के अंदर तो आर स्क्वायर आता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। आप भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको समझ में आ गया है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ये आंसर मैं पहले जितने भी जहां पे भी इस तरह की टर्म्स आती थी, जो भी वैल्यूज आई थी, उन सभी लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे ये इस तरह के फार्मूले डायमेंशनली करेक्ट कैसे होते हैं। ये भी फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है जो अभी हमने किया है, बट डायमेंशनली करेक्ट है कैसे, आई एम गिविंग द आंसर राइट नाउ। अब आपने सोच लिया होगा, उसके साथ मैच कर ले। अगर आपने आंसर सोच लिया है तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इस फार्मूले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसके अंदर डाइपोल लेंथ भी है, क्योंकि P एक डाइपोल मोमेंट है, और P डाइपोल मोमेंट है तो डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था Q इंटू 2L होता है, और 2L इज लेंथ। तो यहां पे अगर इस फार्मूले को देखोगे आप तो लेंथ इज हियर, नीचे भी एक स्क्वायर है लेंथ का, तो एक लेंथ से एक लेंथ ये कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर L बनेगा, यहाँ पे L2 आएगा, कैंसिल आउट, तो नीचे क्या रह गया, सिंगल लेंथ का डायमेंशन। सिंगल लेंथ के डायमेंशन ऊपर जाके -1 हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और जब लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो आवर डायमेंशनल फार्मूला, अगर यहाँ पे देखें डायमेंशनली भी जो हमारा फार्मूला है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डाइपोल के केस में करें, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहां से इस डाइपोल से, अब थोड़ा सा समझिए इस चीज को, डाइपोल से हम बहुत दूर जाते हैं। मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। डाइपोल से जब बहुत दूर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉर ए मोमेंट लेट अस कंसीडर दिस इज डाइपोल, और मैं इससे काफी दूर जा रहा हूं, तो मैंने अभी बताया ए तो कैंसिल हो जाएगा वहां पे,
और यहाँ पे जो फार्मूला आ रहा है, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, आपको जो नजर आया था, उस फार्मूले में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, किसके केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता था? वहां पे पॉइंट चार्ज के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते थे। तो ये डाइपोल जो है वो भी कंप्लीटली एक पॉइंट चार्ज जैसा ही वहां पे उसके लिए वो बिहेव करेगा। बट एक चीज ध्यान रखना है, दिस इज नॉट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, दिस इज ऑन द एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर तो पोटेंशियल, इक्वेटोरियल लाइन, यहां पे इक्वेटोरियल लाइन होती है, इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर तो पोटेंशियल कितना है? 0। जो पोटेंशियल मिल रहा है वो हमें कहां मिल रहा है? एक्सियल लाइन पे, चाहे यहां पे चाहे इसके नीचे की तरफ। तो हमें तो सिर्फ इसी पॉइंट पे। देन फिर माइंड में आ सकता है क्वेश्चन कि सर इसके बीच में क्या? तो एक चीज मान के चले, यहां पे 0 हो रहा है, यहां पे वो मैक्सिमम हो रहा है, तो इसका मतलब यहां से यहां पे जाएंगे, दैट इज कंटिन्यूअसली वेरी। पोटेंशियल यहां पे 0 और धीरे 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 जैसे ही एक्सियल लाइन के ऊपर चले जाएंगे वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाता है? मैक्सिमम। सिमिलर थिंग हैपन्स व्हेन हम इन दिस डायरेक्शन में भी पहुंचते हैं। तो इन दैट केस एंगल इज, यहां पे हमने थीटा को अगर मान लिया 0 कहा, तो यहां पे एंगल कितना बनेगा? कैन यू आंसर दैट? अगर आप लिख सकते हैं तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, मैं अभी बता देता हूं अगर आपने उसको सोच लिया है तो। यहां पे एंगल 0 अगर हम मानते हैं तो यहां पे एंगल 180 हो जाएगा और कोस 180 की वैल्यू आती है -1। तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्योंकि यहां पे एक सीधी सी बात यह है कि पोटेंशियल जो है एक वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो वहां पे डायरेक्शंस होती नहीं है, तो पोटेंशियल यहां पे भी एग्जिस्ट करेगा और पोटेंशियल उसके जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहां नहीं करेगा वो? ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी टाइप का कोई पोटेंशियल नहीं होता। ये कंसेप्ट यहां पे आपको ध्यान रखना है। नाउ अब इसके बाद यहां पे अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल इज कंटिन्यूअसली वेरिंग। किसके साथ? ध्यान रखना है, अभी मैं बता रहा हूं। अगर मैं यहां से एंगल चेंज कर रहा हूं तो भी पोटेंशियल वेरी कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कोई भी पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण भी कैलकुलेट करूं, से दिस इज ए पॉइंट चार्ज, और इसके कारण मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर, तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है पहले, क्या? कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और आर स्क्वायर, कुछ भी हो, हमें इस बात से अभी यहां पे नहीं, हमें जो इस बात के लिए जो मेन पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाएंगे या उससे जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस चेंज होगी, पोटेंशियल इज चेंजिंग। मींस पोटेंशियल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और कोई भी चीज, ध्यान रखना हमेशा इस चीज को, कोई भी चीज जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, तो वहां मैंने रेट ऑफ चेंज कह दिया था, वहां पे रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम करते थे। बट जो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो आपको ध्यान में होगा +1 के अंदर मैंने आपको बताया था, जब हमने एक आर्टिकल किया था, और वहां पे मैं स्पेशली बताया भी था आपको कि ये चीज हम +2 के अंदर भी यूज करेंगे। याद आया होगा आपको शायद, वो आर्टिकल था जहां पे हम विस्कोसिटी की थी और वहां पे वेलोसिटी चेंज होती थी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे जैसे हम नीचे जाते थे, और उसको हमने नाम दिया था वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि डिस्टेंस के साथ जब भी चेंज होती है तो वहां पे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्रेडियंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, पोटेंशियल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो इस वजह से वहां पे जो क्वांटिटी बनेगी, उस तरीके से जो क्वांटिटी नहीं बन रही है, उस चीज को जो हम कहेंगे दैट विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, एंड इफ वी डिस्टेंस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बाय R, तो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसी को हम कह देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाउ कैन वी राइट इन मैथमेटिकल टर्म? सो लेट अस सी। तो यहां पे फार्मूले को हमने कंप्लीटली समझा। अब एक बार थोड़ा सा पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी समझ लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि चेंज, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करें तो चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज चेंज के लिए हम dV यूज कर लेते हैं डिवाइडेड बाय dr। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एंड दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब
क्या इसके और किसी और फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन हो सकता है? मे भी हो सकता होगा, देख लेते हैं एक बार। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूं तो देखते हैं क्या नई वैल्यूज निकलती हैं, क्या चीज़ें निकलती हैं हमारे पास। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम याद रखेंगे इसको, v दैट इज डी बाई डी आर, और जो पोटेंशियल है हमारे पास उसका फार्मूला है 1/4πε0 q बाई आर, इन दिस वे। अब यहाँ से अगर किया जाए तो मैं 1/4πε0 को तो बाहर ले ही लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बच गया डी बाई डी आर एंड दिस इज 1/r। सिंपल डिफ्रेंसिएशन हो गया यहाँ पे, एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो पावर -1 है, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो माइनस मैं बाहर ले लेता हूँ 1/4πε0। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर आपको कहूँगा +1 की आप वो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, मैथमेटिकल जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आप इसको सीख सकते हैं, वीडियोज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो माइनस यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1/r², क्योंकि नेगेटिव में ही यहाँ पे आ जाता है, एंड दिस इज यहाँ पे q था तो एज इट इज q भी लिख देंगे। आई थिंक दिस इज ए नोन रिजल्ट, याद आ रहा होगा आपको। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दूं जो आपको याद आ जाए ऐसी टर्म में, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको हमने कुछ नाम दिया था। व्हाट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी? याद कीजिए उसको। दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 q बाई r²। जब फार्मूले मैंने लास्ट में वहाँ पे भी बताए थे, आप इन फार्मूलोज को ध्यान रखिए, जितने भी फार्मूले हैं आपस में इंटरलिंक कैसे करते हैं हमेशा नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को आप पेज के स्टार्टिंग में ऊपर लिख सकते हैं, वो फार्मूले बीच में से निकाल के, ताकि जब भी आप पेज पलटे तो वो फार्मूले आपको इधर उधर दिखते रहे, वो कुछ टाइम में वो आप उन फार्मूलों को समझ जाएं, इस वजह से। तो यहाँ पे जो है 1/4πε0 q बाई r², and that is electric field, so -E. Then from this point it is very clear that जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में रिलेशन है, एंड दैट इज E is equal to -dV by dr. So in this way we can derive the relation between these two, potential gradient और इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब है कि वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हुई कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी हम किसी भी पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनती है, जो जैसे जैसे पोटेंशियल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे एक क्वांटिटी आ रही है, नई क्वांटिटी आ रही है, एंड दैट क्वांटिटी इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ एक फिर नई क्वांटिटी यहाँ से बन सकती है, वो क्या? अगर मैं एक सर्कल बनाऊं किसी पॉइंट को लेकर, किसी पॉइंट चार्ज को लेकर, इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाता हूं। एक बार रफ बिल्कुल रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। एक पॉइंट मैंने ले लिया, उसके चारों तरफ सर्कल बना लिया r डिस्टेंस मान की। अब मुझे एक चीज आप समझाएं, बताएं यहां पे, जब r पॉइंट के ऊपर यहां पे या यहीं पे जो r रेडियस मान रहा हूं, वहां पे पोटेंशियल सेम होगा या चेंज होगा? फॉर ए मोमेंट थिंक अबाउट दैट। शायद आपके माइंड में आ गया होगा अभी तक, क्योंकि आर रेडियस एक फिक्स है, तो उसके हर पॉइंट के ऊपर फार्मूला भी अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल का देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखें, किसी भी चीज का हम फार्मूला देखते हैं, तो आर डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि वो इसके चारों तरफ सर्कल बनेगा, तो वहां पे हर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। पोटेंशियल इज इक्वल। सो दीज टाइप ऑफ सरफेसिस, अगर मैं उस सर्कल को पूरा सरफेस बना के चलें, उस तरह का एक सरफेस बना के चलें, तो वहां पे जो सरफेस बनेगा, दैट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां से सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों चीजें ठीक है, बट पजल कर रही हैं एक दूसरे को कि सरफेस, आप सरफेस कह रहे हो, सरफेस एरिया इज देयर, और यहां पे आप पोटेंशियल कह रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर रहे हैं, तो हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर? लेट्स ट्राई टू सी अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना आल्सो। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, दैट इज E इज इक्वल टू -dV बाई dr। फॉर ए मोमेंट हम यहां पे एक बार इसको समझते हैं। dr डिस्टेंस है, मैं इसको लेंथ भी तो कंसीडर कर सकता हूं, से मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल टू -dV बाई dr, और आई कैन राइट दैट इज समवट लाइक दिस, E इंटू dl,
ये क्या बन गया, ई इंटू डीएल, डीएल को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू डीवी। डीवी इज चेंज इन पोटेंशियल। फॉर ए मोमेंट इसको हम मान लेते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ये बनता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देन लेंथ, लेंथ इज, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिया था, दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं तो इसका मतलब हमें एक क्वांटिटी यहाँ पे स्केलर मिल रही है, तो सीधी सी बात है उन दोनों के बीच में कैसी होगी, डॉट प्रोडक्ट विल बी देयर। तो ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास ये। अब ई क्या है, ई हमने पढ़ा हुआ था, जो ई होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज, क्योंकि यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, जो क्यू इंटू क्यू इज द चार्ज। फॉर ए मोमेंट यहाँ पे कंसिडर कर लें, इफ क्यू इज इक्वल टू 1, एक चार्ज, क्योंकि फोर्स तो यहाँ पे दो चार्ज होते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इज इक्वल टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज को, क्योंकि फार्मूला जो फोर्स का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पे साइड आपको दिखाई नहीं दिया होगा साइड में, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक चार्ज को, किसी भी एक चार्ज को मैं 1 मान लूँ और दूसरे चार्ज को Q कह दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर ए मोमेंट ये मान लेते हैं, तो जो रिलेशन बनेगी यहाँ पे F इज इक्वल टू ई बन जाता है फॉर ए यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज के लिए अगर यहाँ पे देखा जाए वर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू F इंटू डीएल जो होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E इंटू डीएल। सो दिस इज इक्वल टू वर्क, वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज वहाँ पे हमने 1 कंसिडर कर लिया, तो दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, तो वर्क भी रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज इक्वल टू E इंटू डीएल। यहाँ पे एक रिलेशन हमारे पास इस तरह की और बनती है, तो ये रिलेशन बनती है। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक, जो मैंने अभी अभी आपको एक कंसेप्ट दिया, और वो कंसेप्ट था, नया कंसेप्ट हमने पढ़ा, दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अब उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो सिंपल सा कर सकते हैं, द सरफेस इज एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। वो सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम हो, उस तरह के सरफेसेस को हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो यहाँ पे ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस की सिंपल सी डेफिनेशन बनती है। नाउ अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि फिजिक्स में हर आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट होता है, काम किसी से हम पढ़ते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था, किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, से VA VB दो पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में, उसको हमने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो हमने लिखा था कि वर्क फ्रॉम A टू B हम जाते हैं पर यूनिट चार्ज। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए, इक्वी पोटेंशियल ध्यान रखें, उस केस में, इक्वी पोटेंशियल केस में VA दैट विल बी इक्वल टू VB, सो दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0। अगर ये डिफरेंस 0 हो गया तो यहाँ पे जो ये फैक्टर है, दिस होल फैक्टर विल आल्सो बी इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज तो 0 है नहीं, तो कौन 0 हुआ, वर्क डन फ्रॉम A टू B 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए पॉइंट चार्ज, और मैं इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे मैं आपको एक CBSE के अंदर भी पहले इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर पहले, कि ड्रा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, कई बार कई तरह से पूछ लेते हैं, तो वो पॉइंट भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस को किस तरीके से ड्रा करते हैं। तो फॉर ए पॉइंट चार्ज अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ड्रा करना चाहते हैं तो इससे कोई भी रेडियस कंसिडर कर लीजिए इस टाइप से, और यहाँ से इसके चारों तरफ जो ये सर्कल बनते हैं इस टाइप से, सो ये जो सरफेसेस होंगे ये सारे के सारे इस पॉइंट से हम मान के चले, सो ऑल दीज पॉइंट्स, यहाँ पे जितने भी सरफेसेस ये बन रहे हैं इस टाइप से, ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनते हैं इस टाइप से, वी कैन ड्रा फॉर ए पॉइंट चार्ज। देन व्हाट अबाउट द लाइन चार्ज, अगर यहाँ पे कोई इस तरह का हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स मान लिया इस डायरेक्शन में होती हैं, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से आएंगे, परपेंडिकुलर टू दैट। अब मैंने एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, परपेंडिकुलर। कैसे आए, कैसे पता चलेगा हमें कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट, देखते हैं यहाँ पे। देखिए, ये इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स थी इससे परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स थी इससे परपेंडिकुलर, तो कैसे पता चला
क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी हमारे, ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वाले जो मैंने बताया अभी परपेंडिकुलर होते हैं, क्यों होंगे? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए वर्क डन 0 होता है ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन 0 होगा, सो दिस फैक्टर विल बी इक्वल टू 0, यानी कि ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो हमारे पास आया है वो 0। अब वो 0 तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहां पे ई डी एल कोस थीटा होता है, इसका मतलब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज देयर और डॉट प्रोडक्ट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, देन इन दैट केस दिस विल बी 0। सो वर्क डन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होता है? 0 होता है। उसी की वजह से ये फैक्टर आया, इसका मतलब ई और डीएल के बीच में जो एंगल आया दैट इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने का मतलब क्या है? ई इज परपेंडिकुलर टू डीएल। डीएल मतलब जो लाइन जो जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ये एरिया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो ये लेंथ बन रही है वो क्या होंगी? यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगी। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल से हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। अब यहां से एक तीसरी प्रॉपर्टी हम और ड्राइव कर सकते हैं, वो क्या? थर्ड वन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और सीख लेते हैं एक इसकी। हमने अभी अभी फार्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। यहाँ से मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई ई। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अभी हमने पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो ही गया होगा। हम कह रहे हैं इक्विपोटेंशियल, नो चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो यहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, उसके अंदर चेंज नहीं है, और जब चेंज नहीं होगा तो डीवी की वैल्यू दैट विल बी 0। तो यहां पे इसमें डीवी की वैल्यू 0 हो जाएगी यहां पे। तो इसका मतलब यहां पे 0 नहीं लिखें, क्योंकि यहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जो चेंज इन पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये वैल्यू जो होगी हमारे पास वो एक कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको चेंज नहीं मान रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि डी आर लिख रहे हैं, स्मॉल वैल्यूज के लिए यूज करें, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो डी आर होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर समझना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पेसिंग, डी आर इज द स्पेसिंग, यहाँ पे जो स्पेसिंग हो रही है, चेंज इन डिस्टेंस हो रहा है, स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस will losses in strong electric field। जो strong वहां पे भी हमने पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स कम एरिया में हो जाती हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के अंदर भी यही आ रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस अगर घट जाएगी, उनके बीच की डिस्टेंस अगर घट जाएगी, यानी कि स्मॉल एरिया में ज्यादा इक्विपोटेंशियल, वहां पे ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो कन्फाइन हो रहे हैं, तो जब वो घट जाएगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रोंग होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कि कई बार पेपर में एग्जाम में पूछ लेते हैं इस तरह का कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड लास्ट में फिर छोटा सा डाल देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए उसको, व्हाई, ऐसा क्यों है। इसका आंसर मैं वहां पे भी दिया था, वही आंसर यहाँ पे भी है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स में मैंने बताया था कि टू इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स नेवर क्रॉसेस ईच अदर, वो क्या कारण था उसका कि वो एक दूसरे को काटेंगी, तो उस पर्टिकुलर जगह पे दो डायरेक्शन बनेंगी साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर एक टाइम में दो डायरेक्शन किसी चीज की, दैट इज नॉट पॉसिबल। सेम थिंग इज हियर, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉसेस ईच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉसेज ईच अदर फॉर ए मोमेंट, मान लेते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, देन इन दैट केस देयर विल बी टू डायरेक्शंस, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक बार में एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन तो एक ही हो सकती है। दैट्स वाई हमारी जो अजम्पशन थी, क्या अजम्पशन थी, हमने कहा था कि वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दैट वाज रॉन्ग। और तो राइट क्या है कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉसेज ईच अदर। एंड इस तरीके से, एंड द नेक्स्ट एंड आई थिंक फिफ्थ जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, यही फार्मूला है। इसी को एक बार
इसी से रिलेटेड एक छोटी सी प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं, और वो है साइन से रिलेटेड। नेगेटिव साइन, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया है हमारे पास, उसका क्या मतलब है? टेल्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस डायरेक्शन में? जहां पे वो डिक्रीज हो रहा हो। सो इट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो यहां पे ये नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड वेरियस रिलेशन बिटवीन ऑल दीज। जहाँ पे जो आज हमने यहाँ पे काम किया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो था आज का जो भी टॉपिक थे वो। अब यहाँ पे कई चार्जेस के कारण पोटेंशियल हमने पढ़ा और वर्क हमने कैलकुलेट किया था, और वर्क को हमने फिर पोटेंशियल की तरफ ले गए। अब जब वर्क तक पहुँचते हैं और एनर्जी की बात ना करें तो कुछ मज़ा सा वहाँ पे नहीं आता। एनर्जी ज़रूर होनी चाहिए जब वर्क की बात करते हैं, किसी भी फॉर्म में हो। तो वो जो एनर्जी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।